आज अपना लोग जो है रियल नंबर्स जो हैं उनके एग्जाम्पल को देखेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज। अपना लोग का रियल नंबर का जो है जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो पढ़े हैं और पूरे जो बुक पढ़ेंगे, इसमें अपना लोग जो है एक प्लानिंग था कि अपना लोग कैसे पढ़ेंगे, जिसमें दो पार्ट जो है अपना लोग जो था कि प्रत्येक चैप्टर में जो है दो पार्ट होगा। पहला होगा थियोरेटिकल पार्ट और दूसरा होगा अपना लोग का जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वाला पार्ट। तो रियल नंबर्स जो फर्स्ट चैप्टर था इसका अपना लोग का थ्योरी वाला पार्ट जो है लगभग कंप्लीट है। और इसमें प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किए थे कि यदि जो है सवाल सॉल्व करते वक्त यदि लगेगा कि थ्योरी में कुछ ऐड करने की आवश्यकता है तो वो अपना लोग जो है ऐड कर देंगे। लेकिन जो है हमारे हिसाब से लगभग हो गया है, और यदि कभी कहीं कुछ छूटा होगा तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। और इसके बाद जो अपना लोग थियोरेटिकल पार्ट के बाद जो अपना लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को देखेंगे, और हम देख लेंगे कि आप लोग का कौन कौन सा कमेंट है या कौन सा सवाल सॉल्व करना है। हालांकि जो है ये एग्जाम्पल जो है शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो है इसके बाद शुरू होगा। तो सबसे पहले कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा जो है लय पकड़ाने के लिए आपको, ताकि आपको समझ में आए। जैसे पहला सवाल है इसका एग्जाम्पल में रियल नंबर्स में कि एक नंबर है 4:n और उसको ये कह रहा है कि ये चेक कीजिए कि क्या ये नंबर जो है किसी भी एक्सपोनेंट के लिए जो है वह 0 पर ख़त्म होगा क्या। इसमें है सवाल है इसका, कंसिडर द नंबर 4:n। देख लीजिए इसको देख लेते हैं सवाल को। कंसिडर द नंबर, ये नंबर जो है पावर में है। कंसिडर द नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 है। कंसिडर द नंबर 4:8 where n is a natural number। Consider the number 4:n where n is a natural number, और check whether there is any value of n। इसमें कहता है check whether there is any value of n for which for 4:n ends with the digit 0। अब देखिए कितना सुंदर सी बात है। इसमें कहता है कि एक नंबर है, नंबर क्या है 4:n। इसमें क्या है कि आपको एक चीज़ फिर से ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझना, ये जो है सॉल्व करने के एक स्टेप में आता है। किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले जो है क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन को समझना इस तरह से ज़रूरी है कि आप जो है क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है और हमें पूछ क्या रहा है, और क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है,
और इस दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है इसको अपन लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जो थियोरेटिकल पार्ट पढ़े हैं उससे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में ये सबसे पहले जानना कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि जो मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स इंग्लिश में अपना लोग पढ़ रहे हैं तो इसके लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपको। चाहे हिंदी में है तो हिंदी वाली लैंग्वेज पर जो है अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपको समझदारी अच्छी होनी चाहिए। उसके वोकेबलरी, उसके ग्रामेटिकल पार्ट जो है, इस दोनों पर जो है अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप जो है सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गणित के लिए जो है ख़ास तौर पर ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जो सवाल कह रहा है वही आपको समझना पड़ेगा। यदि आप इसके अलावा कुछ भी थोड़ा सा भी डिफरेंस आपके समझ में आ गया, यदि जो सवाल कह रहा है उसके इतर यदि आप उसको समझ रहे हैं तो कभी भी आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जो सवाल जैसा दिया हुआ है डिट्टो उसी तरह से उसको समझना है, उसमें अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है। और जो पूछ रहा है उसके जो है सेंस को एकदम जो है 100% हमारे अंदर में आना चाहिए, तभी सवाल सॉल्व हो पाएगा। इसमें देख लीजिए आप 4:n जो है एक नंबर है। देखिए सवाल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको जो है समझ लेते हैं कि 4:n एक नंबर है। 4:n एक नंबर है तो यह क्या है, पावर के फॉर्म में। बेस है 4 और पावर कितना है, सॉरी बेस है 4 और एक्सपोनेंट कितना है n, और ये पूरे पावर के फॉर्म में है। तो कहता है कि n जो है नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर है आपका। ये बाबू आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका बेस हो गया और ये नेचुरल नंबर हो गया। कहता है कि कोई वैल्यू है n का, दुनिया में ऐसा कोई वैल्यू है n का जिसके लिए यदि जो है जिसका वैल्यू पुट कर देने पर n के प्लेस पर यह पूरे नंबर का वैल्यू जो है किससे क्या कहते हैं, इंड करे, 0 से इंड करे। किससे इंड करे, 0 से इंड करे। 0 से इंड करने का मतलब क्या है, जैसे 20, 40, 10, 720, 82450, इंड्स विथ 0 का मतलब हो गया। डबल 0 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंड्स विथ 0 होना चाहिए। अब देखिए बात क्या है कि इस नंबर को 4:n को किससे कह रहा है कि ये चेक कीजिए कि क्या n के किसी भी वैल्यू के लिए 4:n 0 पर इंड करेगा। अब इसमें बात क्या है, 0 पर इंड कब करता है और किसी भी संख्या में 0 कैसे आ जाता है। किसी भी संख्या में 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर में 5 और 2 दोनों लाई करेगा, तभी आ सकता है। जब उसके फैक्टर में 5 और 2 दोनों लाई करेगा, दोनों एग्जिस्ट करेगा, तभी वह जो है 0 आ सकता है। कहिएगा सर 2 नहीं आएगा तो 5 से ऐसा कोई भी नंबर को जो है कोई भी डिजिट को जो है मल्टीप्लाई करके दिखाइए और वह 0 हो जाए। कहिएगा सर 0 हो जाएगा, आप तो कभी कह रहे थे 5 × 0 0 हो जाता है। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं हम। क्या किसी नंबर के फैक्टर में 0 आ सकता है? सबसे पहले तो 0 जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में ये आएगा नहीं। दूसरी बात, किसी भी नंबर के फैक्टर में 0 नहीं आएगा, इसलिए 0 तो नहीं आएगा। 0 के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाइए। 1 के साथ करेंगे नहीं होगा, 2 के साथ करेंगे हो जाएगा, 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 4 जो है प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं आएगा, वह 2 आएगा उसका। 6 आएगा तो 2 3 आएगा। क्या कहते हैं 7 आएगा, 7 के साथ 7 5 35, 8 आएगा उसमें 2 सब फैक्टर है। 9 आएगा, नहीं आएगा, 9 5 45 हो जाएगा, है ना, उसमें उसका भी फैक्टर 3 है तो 3 5 15 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर में, है ना, किसी भी नंबर में 0 आने के लिए उसके फैक्टर में 2 और 5, एटलीस्ट 1 2 और एटलीस्ट 1 5 का एग्जिस्ट होना जरूरी होता है। अब बात देख लीजिए, यहाँ ये नंबर क्या है 4:n, 4:n है। अब देखिए कि कोई भी इस पर इंडेक्स कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 4 का जो फैक्टर होगा बाबू, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 होगा। इसके फैक्टर में 2 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। इसमें 5 रहना जरूरी था, 5 यदि रहता तब ये नंबर 0 पर इंड करता। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एक नंबर का जो फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है उसके अलावा दुनिया में उसका कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। Every composite number can be expressed as a product of primes and their factorization is unique apart from the order in which they occur.
ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। और इसमें जो है 2 के अलावा कई जगह रिपीट कर रहे हैं, हाँ रिपीट कर गया, ये जो है पावर के फॉर्म में लिखाएगा, लेकिन इसके फैक्टर में 2 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर नहीं है। यही वजह है यूनिकनेस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, फंडामेंटल थ्योरम का जो यूनिकनेस वाला पार्ट है उससे यह कहता है फंडामेंटल थ्योरम कि 2 के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। जब भाई 2 के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है तो यह नंबर कभी भी जो है n के किसी भी वैल्यू के लिए यह 0 पर जो है इंड नहीं करेगा। तो इसको अपना लोग जो है लैंग्वेज में, ये अपना लोग समझ लिए और इसी चीज़ को अपना लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कैसे इसको लिखते हैं देख लीजिए, आप भी इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। इसमें देख लीजिए, the given number is 4:n. N is a natural number. For the number if the number 4:n the number 4:n has to be is to be indeed its prime factorization must contain five. But the factorization of 4:n contains twos only as factors.
that is 4:n is equal to 2:2. n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, टू रेज टू एन। इसके फैक्टर में क्या देख रहे हैं, सिर्फ 2 है ना। बाय द uniqueness part of by the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic by the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic by the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic, there will be not any factor of 4:n other than 2. This means five will not come in the factor of in any circumstances. So this number will not end with 0, 4, for any value of n। देखिए ये आपको लगता होगा कि थोड़ा जो है लैंग्वेज लिख दिए हैं, और ये जो सवाल था एक्चुअल में एग्जाम्पल था, संजोग से पहला ही एग्जाम्पल है, और यह जो है इसमें थोड़ा लैंग्वेज ही लिखना है। और लैंग्वेज में क्या लिखे हैं जो अपना लोग जो है समझे थे। तो सवाल जो है 2 प्रकार से जो है अपना लोग सॉल्व करते हैं, या 3 प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहला प्रकार ये है कि पहले सवाल को बना लेते हैं और ये जो है बाद में समझाते हैं। दूसरा तरीका है कि सवाल को बनाते बनाते समझते हैं। तीसरा तरीका है कि सवाल को पहले समझ लेते हैं तब बनाते हैं। तो हम जो ज़्यादातर तरीका से जो है करते हैं, हम जो आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं, अपना लोग जो समझते हैं उसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद जो है उसके बाद समझते हैं। या दूसरी बात है, दूसरा तरीका ये हम जो है कभी कभी फॉलो करते हैं कि पहले समझ लेते हैं तब उसको नोट करते हैं। इसमें क्या है कि
नोट करके समझने का फ़ायदा क्या है कि जो लिखा हुआ है ना उसके बाद जो समझाते हैं उस पर, तो ये चीज़ आपको मेमोराइज़ होगा। जब आप उसको खोलेंगे, जब पढ़ेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है या जो है ध्यान में रहेगा आपको कि ये इस स्टेप में कैसे समझे थे, फिर दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में कैसे समझे थे। सब जो है तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि आपको समझ में आनी चाहिए, आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। चलिए, इसमें तो अपना लोग क्या समझे थे कि 4:n जो है एक नंबर है जहां n जो है नेचुरल नंबर है, और n के किस वैल्यू के लिए जो है 4:n जो है उसका जो आउटपुट निकलेगा, उसका जो कंप्लीट कैलकुलेशन निकलेगा, तो वह क्या हो जाएगा, जब उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो है n का कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए 4:n जो है उसके जो नंबर आउटपुट में आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल एंड विथ 0। लेकिन n जो है, अब इसके साथ जो है प्रॉब्लम क्या है कि यह 0 से एंड तभी करेगा जब क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। 2 तो है, द गिवन नंबर इज 4:n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ये दिया हुआ है, हम लिख दिए हैं। इफ द नंबर 4:n हैज टू बी इंडेड विद 0, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 5, बट द फैक्टराइजेशन ऑफ 4:n कंटेन्स 2s ओनली। ये 2 का प्लूरल है, 2s है ना, डिजिट के प्लूरल को 2s, 2 2 है इसलिए लिखिए ओनली एज फैक्टर्स, दैट इज 4:n 2 इंटू n 2:2n, या इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बेस में पावर ऐड हो जाएगा तो 2:2n हो जाएगा, 2:n इंटू 2:n। आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ जो है 2 फैक्टर्स है। अभी अपना लोग चर्चा किए थे कि किसी भी नंबर में का जो है उसमें 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, कौन कौन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 2 होना चाहिए, कम से कम 1 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5, ये इस दोनों का प्रेजेंस जो है जरूरी होता है, इस दोनों का प्रेजेंस जरूरी होता है। लेकिन इसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है, इसमें 5 जो है प्रेजेंट नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि 2 के अलावा जो है कोई दूसरा फैक्टर हो भी नहीं सकता है। ये यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी नंबर में जो फैक्टर है उसके अलावा कोई फैक्टर हम ऐड नहीं कर सकते ना हटा सकते हैं, जो फैक्टर है वही रहेगा। और यह जो है उस नंबर के फैक्टराइजेशन में उस जो गिवन फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर निकले हैं, उसके अलावा ना तो फैक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं फैक्टर को हटा सकते हैं। मतलब जो फैक्टर आ गया, जिस नंबर का जो फैक्टर है वह जो है हमेशा रहेगा। इसलिए 4:n के फैक्टर में सिर्फ 2 है, 5 नहीं आएगा। जब तक 5 नहीं आएगा तब तक यह जो 5 2 10, इसलिए कह रहे हैं कि जब तक जो है इसमें 5 नहीं आएगा तब तक यह नंबर जो है 0 से इंड नहीं करेगा। और 0 से इंड जो है, 0 से इंड नहीं करेगा, 5 है ही नहीं। जब तक 5 नहीं आएगा 0 से इंड नहीं करेगा, और 5 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि यह जो है आपका जो है 2 के अलावा हम कोई फैक्टर आपको देंगे ही नहीं। जब 2 के अलावा कोई फैक्टर 5 नहीं देगा हमको, 2 के अलावा फैक्टर जो है 5 चाहिए हमको 0 के लिए। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि 2 के अलावा कोई फैक्टर हो नहीं सकता है, जिसका मतलब है कि भाई यह नंबर जो है कभी भी 0 से इंड नहीं हो सकता है। 4 के किसी भी 4:n में n के किसी भी वैल्यू के लिए 4:n कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 कभी भी नहीं आ सकता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। तो इसलिए लिखे हैं कि बाय जो है दिस विल क्या कहते हैं, देयर विल नॉट एनी फैक्टर ऑफ 4:n अदर देन 2, देयर विल नॉट एनी फैक्टर ऑफ 4:n अदर देन 2। कहता है कि यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि जो फैक्टर आ गया सो आ गया, इसके अलावा आप ना ऐड कर सकते हैं ना हटा सकते हैं आप। मतलब 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हमको 0 के लिए 5 चाहिए, 5 आएगा नहीं, इसलिए यह नंबर जो है इसमें लिखे दिस मीन्स 5 विल नॉट कम इन द फैक्टर ऑफ 4:n इन एनी सर्कमस्टांसेस, सो दिस नंबर 4:n विल नॉट इंड विथ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। n के किसी भी वैल्यू के लिए, चूंकि किसी भी परिस्थिति में इसके फैक्टर में 5 इंटर नहीं कर सकता है, इसलिए यह किसी भी कंडीशन में जो है 4:n जो है 0 से इंड नहीं करेगा। n के किसी भी वैल्यू के लिए 4:n 0 से इंड नहीं करेगा। तो ये पहला एग्जाम्पल था। तो इसमें देख लेना 4:n के फैक्टर में सिर्फ 2 फैक्टर है, और 2 के अलावा इसको 0 होने के लिए, इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद 0 होने के लिए इसके फैक्टर में 5 का होना जरूरी है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि 4:n में 2 के अलावा दूसरा फैक्टर नहीं आ सकता है। चूंकि इसमें 5 नहीं आ सकता है, इसलिए 4:n जो है कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है बहुत ही, ये आपका जो है थियरी वाले पार्ट में इंक्लूड किया गया है। जो दूसरा एग्जाम्पल है कहता है कि 6 और 20 का ये आपको क्या कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहता है। तुरंत हो जाएगा, थोड़ा देर 5 मिनट में तुरंत देख लेते हैं अपना लोग।
6 और 20 का इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप जो है हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको जो है फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें यदि आप कंसेप्ट को समझते नहीं है तो फिर जो है पढ़ने का कोई जो है ज़्यादा मीनिंग नहीं रह जाता है। समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बाद आपके जो जो कमेंट्स आएंगे कि कौन कौन सवाल सॉल्व करना है वो सब सवाल जो है हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाएंगे। अब थियरी वाला नोटबुक जो है उसको अलग रखेंगे और थियरी वाले नोटबुक को पढ़ेंगे। यदि उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हम लोग उसको समझेंगे, और जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसका नोटबुक जो है हम लोग अलग से बनाएंगे। थियरी वाले नोटबुक में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे, और थियरी वाला जो नोटबुक बनाएंगे आपको कहा गया था कि आप सिर्फ क्लासमेट के नोटबुक में बनाएंगे, दूसरे नोटबुक में नहीं बनाएंगे। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जो है पेज क्वालिटी अच्छा है, और जो कंसेप्ट है वह ज़्यादा दिन तक हमारे साथ रहना चाहिए, वो परमानेंट चीज़ होता है। इसलिए उसको अच्छे नोटबुक में जो है जिनका पेज अच्छा है उसमें अपना लोग जो है नोट करेंगे। इसमें एक देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द LCM ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ, देख लीजिए तुरंत हो जाएगा। फाइंड द LCM and SCF of 6 and 20. Find the LCM and SCF of 6 and 20 by the prime factorization method. By the prime factorization method. By the prime factorization. Find the LCM and SCF of 6 and 20 by the prime factorization method. चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपना लोग। ये अपना लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और SCF का जो है जो डिफिनेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं तो उसको देख लीजिए। SCF में जो है लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है, लोएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर का जो है प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, और इसमें जो है LCM में जो है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ऐसा होता है। चलिए अपना देख लेते हैं। द गिवन नंबर्स आर, द गिवन नंबर्स आर क्या है 20। देखिए फिर 20 का 2 × 2 × 5, अब इसका LCM क्या हो जाएगा? LCM में क्या होगा एकदम अच्छे से समझना है। जितने भी दिए गए नंबर्स हैं उनके जो जो फैक्टर हैं दोनों नंबर मिला करके, जैसे 6 और 20 दोनों मिला करके कौन कौन फैक्टर डिफरेंट होना चाहिए। कौन कौन फैक्टर है? 2, 3, 5। कहिएगा 2 इधर भी है, हाँ कितना बार भी है लेकिन उसको एक कंसीडर करेंगे। तो कौन कौन फैक्टर है? 2 है, 3 है, 5 है। देख लीजिए आप कौन कौन है।
2 है, 3 है, 5 है, ऐसे लिख लिए। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 लिख दिए पावर। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें नहीं है, फिर भी लिखेंगे। और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो देख लीजिए 30 हो गया। अब देखिए HCF, HCF देख लीजिए। फिर जो है, अब इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे, HCF ऐसे नहीं लिखेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स में क्या क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, चलिए भाई 2 लिख लिए। 3 है, नहीं है। 5 है, इसमें नहीं है। 3 जो है फर्स्ट 6 में है, 20 में नहीं है। 5 20 में है, 6 में नहीं है, तो नहीं लिखेंगे कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर का क्या लिखेंगे? लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर 1 है, देखिए 1। तो इसका बाबू एलसीएम कितना हो गया? 30। और एचसीएफ कितना हो गया? 2। एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसमें जो है एक चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ जो है वैसे मल्टीप्लाई कर दिए हैं 6, और ये 2 2 4 होगा ना, 4 3 12, 12 5 60 होगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 हो गया बाबू। एलसीएम 60 हो गया। तो एलसीएम इसका कितना हो गया? 60 हो गया। और एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। कहिएगा 30 काहे नहीं होगा? अरे 20 जो भी एलसीएम होगा वह जो है डिविजिबल होना चाहिए गिवन नंबर से। तो 30 20 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, 60 होगा। और 2 2 4, 4 3 12, 5 60 हो गया। और एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। तो नंबर क्या क्या दिया हुआ? 6 और 20 दिया हुआ। इसका फैक्टर किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 2 into 3, 20 का किए, 2 2 4 5 20 हो गया, 2 पे पावर 2, सॉरी मतलब 2 हो गया, 5 1 हो गया। इस पर एक्सपोनेंट 2 है, इस पर एक्सपोनेंट 1 है। एलसीएम क्या होता है? जितने भी फैक्टर्स आएंगे, सब फैक्टर्स को लिख दिए, और जितने भी फैक्टर्स आए हैं सबके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। जितने भी फैक्टर्स आएंगे, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, उसमें जो जो फैक्टर्स आए सभी फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट्स 1 है, तो 1 ही हाईएस्ट हो गया। तो 2 3 5 है, 2 का हाईएस्ट 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वह 2 हो गया। 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया? 1 हो गया। और यह जो है 5 क्या हो गया? 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया? ये 1 हो गया। देख लीजिए आप। तो इसमें क्या है? 2 2 4, 4 3 12, 5 60 हो गया इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो गया? 60। एचसीएफ कितना हो गया? 6 और 20 का। ये जो है जो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर के लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट, सबसे पहले कॉमन फैक्टर होना चाहिए और उसका लोएस्ट पावर होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर इसमें देखिए 2 है, हाँ ठीक है भाई। इसमें जो है 3 है, नहीं। 5 है, नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या हो गया? 2। लोएस्ट पावर वाला कितना हो गया? 2:1। लोएस्ट पावर वाला इस दोनों में लोएस्ट पावर कितना है? ये लोएस्ट। ये कितना हो गया? ये यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। लोएस्ट मतलब छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया, लोएस्ट है। तो लोएस्ट हो गया 2:1, 2 हो गया। तो एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम कितना हो गया? 60। इसमें जो है, तो आज के लिए अपना लोग इस 2 एग्जाम्पल को देखें, और कल से जो है जो भी आपका आएगा कमेंट आएगा कि उसमें कौन कौन से सॉल्व करना है। हालांकि हम अपने हिसाब से भी जो हमको लगेगा कि यह हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, इसको डिस्कशन करना चाहिए, तो वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप इसको जो है सबसे पहले बनाएंगे कैसे, कि ऐसा नहीं कि सब एग्जाम्पल को पहले बना लिए, ऐसे नहीं होगा। जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, जैसे 1.1 दिया हुआ, तो उसके एग्जाम्पल को बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज को बनाएंगे, फिर 1.2 में उसके एग्जाम्पल को बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज को बनाएंगे। ऐसे बनाने में क्या होगा कि एग्जाम्पल उसी का दिया रहता है जिसका एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है। तो एग्जाम्पल बनाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे, तो आपको जो है आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और समझदारी सवाल में बढ़ेगी। सवाल बनाने वक्त जो है आप एग्जाम्पल से आपको सहायता मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।